को श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय पहुंचकर ब्रह्मा कुमारी बहनों व ब्रह्मा कुमार भाइयों से मिलेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मा कुमारी चीफ दादी रतन मोहिनी, महासचिव निर्वेर भाई, अतिरिक्त महासचिव ब्रजमोहन भाई व कार्यकारी सचिव मृत्युंजय भाई से ईश्वरीय ज्ञान को लेकर आध्यात्मिक चर्चा कर सकते हैं। साथ ही जल जन अभियान की प्रगति पर भी बातचीत हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने उपराज्यपाल को लिखे एक पत्र में दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन में फर्नीचर से लेकर क्रॉकरी तक का खर्च उसने उठाया है। इस पत्र से केजरीवाल फिर चर्चाओं में आ गए हैं। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने आज एक रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया, जिसे रूस के लिए झटका माना जा रहा है। यह मिसाइल 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लक्ष्य को भेदने के लिए दागी गई थी। इस मिसाइल की मारक दूरी 1,500 से 2,000 किलोमीटर है। मुंबई की 93 वर्षीय महिला को न्याय पाने में 80 साल लग गए। मुंबई हाईकोर्ट ने महिला को न्याय के रूप में उसके फ्लैट पर कब्जा दिलवा दिया है, जिसके लिए वह 1942 से कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आज फिर उत्तराखंड के रुचिन सिंह नामक जवान की शहादत हो गई। जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। धारचूला उत्तराखंड में आपसी विवाद के चलते बैंक गार्ड ने एक मैनेजर पर तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे मैनेजर बुरी तरह से झुलस गया। गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्रह्मा कुमारी के माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर में देश के विकास में मीडिया की जिम्मेदारी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज संस्था की संयुक्त प्रशासिका निर्मला दीदी, मीडिया विंग के चेयरपर्सन बीके करुणा भाई, भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर संजय द्विवेदी आदि ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर ईश्वरीय गुलदस्ता नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर देखिए इसी सेमिनार पर हमारी खास रिपोर्ट। करते हैं तो पत्रकारिता में आप सफल होते हैं। और जब आपकी पत्रकारिता सत्य के अनुसंधान पर केंद्रित होती है, जब आपकी पत्रकारिता सत्य के साथ खड़ी होती है, दुनिया की कोई ताकत उसको गिरा नहीं सकती। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें एजेंडा पत्रकारिता के बजाय सत्य पर आधारित पत्रकारिता करने की जरूरत है। मीडिया विंग के तमाम कर्मियों के सामने लगे हमें विचार करना पड़ेगा कि मीडिया किसका है, ये मीडिया किसके लिए और किस लिए। मीडिया किसका है तो हमें पता है, मीडिया हम सबका है। किसके लिए? लोगों के लिए, इस देश के लोगों के लिए है, इस विश्व मंगल के लिए, लोक मंगल के लिए है। इस मीडिया का और कोई उद्देश्य नहीं। हमें लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के विकास के लिए, इस राष्ट्र के विकास के लिए, या जिस क्षेत्र में हम पत्रकारिता करते हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए हमको काम करना पड़ेगा। ये हमारा उद्देश्य है। मीडिया को एक बदलाव और परिवर्तन के हथियार की तरह इस्तेमाल करना। कई बार मीडिया को लेकर के लोग बड़ी कर्कश और आलोचनात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि टूल को गालियां मत दीजिए, टूल को साथ लीजिए। मीडिया एक टूल है, परिवर्तन का एक हथियार है, बदलाव का एक हथियार है। जैसे माइक है, इस माइक पर मेरी बातें भी कही जा रही है, बुरी बातें भी कही जा सकती है। इसलिए इस टूल का इस्तेमाल कौन कर रहा है वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मीडिया सिर्फ एक टूल है, मीडिया अपने आप में कोई चीज नहीं है। इसको आप ध्यान रखें। उस टूल का इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं, कैसे लोग कर रहे हैं। जब यही पत्रकारिता महात्मा गांधी के हाथ में होती है, जब यही पत्रकारिता लोकपाल तिलक के हाथ में होती है, यही पत्रकारिता माधवराव सप्रे के हाथ में होती है, सुभाष चंद्र बोस के हाथ में होती है, ये पत्रकारिता हथियार बन जाती है परिवर्तन का, और मुल्क आजाद हो जाता है और अपने सपनों में रंग भरने की दौड़ पड़ता है। कन्याकुमारी कर रहे हैं, क्योंकि इस सभा में पहली बार कश्मीर से भी अनंतनाग, तो सबसे सुदूर प्लेस है, वहाँ से भी आए हैं। केरला, तमिल
कन्याकुमारी की तरफ से भी आए हैं, आसाम से लेकर के हमारे महाराष्ट्र तक गोवा तक भी आए हैं। हमारे इस सभा में जो एक बहुत बड़ी विषय को लेकर के जिसकी अभी आवश्यकता है, राष्ट्रीय विकास की बात हो रही है, लेकिन आप सब आए हैं सिर्फ राष्ट्रीय विकास की बात नहीं करें, आप विश्व के विकास की बात करें। और हमारे जो वरिष्ठ मीडिया कर्मी बैठे हैं और आप सभी हमारे वंदनीय पूजनीय सभी, चौथा स्तंभ की जब तक बात करते हैं, चौथा स्तंभ कोई संवैधानिक न होते हुए भी कर्तव्य के आधार पर उसको चौथा स्तंभ मान लिया गया। इसीलिए कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, कर्तव्य सबसे श्रेष्ठ है, अधिकार से बढ़कर के कर्तव्य है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। इसी बात को लेकर के ये कार्यक्रम रखा गया है ज्ञान सरोवर प्रांगण में। 4 साल के बाद हम सब मिल रहे हैं, कोरोना काल के बाद। पिछले साल भी नहीं हो पाया था किसी कारण से। नेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ हम यहाँ जो बात चली है कल भी और आज भी, वो है सेल्फ डेवलपमेंट की बात। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो थीम है, जो बेसिक वैल्यूज है, जो हमारे ब्रह्मा कुमारी का मूल्य है कि हम दूसरों को देखने से पहले स्वयं का देखें, तब परिवर्तन होगा। ये हमारा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, हमारे द्विवेदी साहब जो इसमें अभी भाषण के कल भी उनका था, उनके पॉइंट्स को अगर ध्यान से देखा जाए और सभी भी इस पर मानेंगे, ब्रह्मा कुमारी इसका फिलोसफी भी यही है कि आध्यात्मिक जागृति से ही विश्व की जागृति हो सकती है। आए होती थी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो एक उदाहरण देते हुए न्यूज डिस्पेंसेशन लास्ट 5 से 6 साल में कंटेंट क्रिएशन बन गया है। अगर हमारा काम जर्नलिज्म में ये है कि हमें जो न्यूज है उसे लोगों तक पहुंचाना है, ये दिस इज कॉल्ड पार्ट 1। एक सेकंड प्रोफेशन है विच इज कॉल्ड एज क्रिएटिंग कंटेंट। जैसे हम बॉलीवुड में पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, आप अवार्ड फंक्शंस देखते हैं, ये सब कंटेंट क्रिएशन है। देयर हैज टू बी अ डिस्टिंक्ट लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन न्यूज डिस्पेंसेशन एंड कंटेंट क्रिएशन, जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के चलते ये जो लाइन है ये कहीं मिट गई है। क्योंकि आप टीवी चैनल पे न्यूज देखने के लिए शायद टीवी ऑन नहीं करते हैं, आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए न्यूज चैनल्स को ऑफ करते हैं। तो चाहे और न्यूज चैनल्स भी दबाव में रहते हैं, ये भी मुझे बहुत स्पष्ट मैं आपको भाइयों बहनों जो मीडिया से नहीं है उनको बताऊं, क्योंकि आजकल सब कुछ टीआरपी एंड रेवेन्यू ड्रिवन हो गया है, एडवर्टाइजिंग लिंक्ड हो गया है। अगर मुझे अपनी मीडिया कंपनी चलानी है तो मुझे एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है और एडवर्टाइजमेंट से ही मेरा रेवेन्यू आता है। अब मैं अगर किसी एडवर्टाइजर के बारे में एक गलत खबर दिखा देता हूँ तो वो एडवर्टाइजर मेरे चैनल को रेवेन्यू नहीं देगा। ये सब बात मेरे जो मीडिया के भाई बहन हैं वो इस चीज को समझते हैं। किसी भी देश की अगर ताकत देखनी, उसकी 2 चीज देखी जाती है, उसकी सेना और उसका स्पोर्ट्स। अगर वो देश की मजबूत है तो देश अग्रणी है, मगर अब साथ साथ ये देखा जाता है कि उसकी मीडिया कैसी है, कि वो कितनी पॉजिटिव खबर छापते हैं, कितनी नेगेटिव खबर छापते हैं। और हम सब है ना, हम सब पॉजिटिव की तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा नेगेटिव की तरफ थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं आप सबसे यही कह रहा हूँ कि कोशिश करो कि अगर मान लो सप्ताह में, जैसे मान लो उस दिन बोल अखबार में चलाना है, न्यूज चैनल भी चलाना है, सारी चीज करनी है, अगर सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ऐसा दे दे कि भैया 2 दिन कोई नेगेटिव न्यूज नहीं होगी, ना पेपर में, ना टीवी चैनल पे, ना और कहीं, सिर्फ पॉजिटिव न्यूज होगी, तो मैं कह रहा हूँ कि फिर देखो कि देश कैसे बदलेगा। और देश है ना, सरकार से नहीं चलता, देश संस्कार से चलता है। और ये संस्कार हमें अपने बच्चों में देने होंगे। आजकल पता है क्या कर रहे हैं, आजकल हम बच्चों को साक्षर बना रहे हैं। साक्षर क्या होता है, तो डिग्री लेते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे, डिग्री लेंगे, वो सारी चीज करेंगे। शिक्षित क्या होता है कि जो वैल्यूज से बड़े होते हैं, मोरल वैल्यूज से।
आजकल हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये मैंने अपने उसमें देखा है कि खुद जो मेरे इंसिडेंट हैं, एक फैमिली थी, अभी कोविड आया था, मैं वो जानता था, नोन थे वो बच्चे, उसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक स्विट्जरलैंड में रहता है, एक अमेरिका में रहता है। वो क्या हुआ कि उस जो लेडी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी पहले, और वो लेडी काफी बीमार हो गई। तो बीमार हो गई तो उनके बेटों को फोन किया कि भैया ऐसे आपकी माता जी की तबीयत खराब है कि आप आ जाइए, ये सब है। तो पहले वाला पता क्या कह रहा है कि आई हैव 30 days प्रायर टू ट्रीटमेंट, मैं भैया 30 दिन नहीं आ सकता। दूसरे को फोन किया, उसने बोला कि आप दूसरे वाले को फोन करो, फिर फोन किया, बोला नहीं दूसरे वाले को बुला लो, मैं भी 30-40 दिन मांगू, आई हैव ऑल्सो कमिटमेंट। तो मैं कह रहा हूं कि हम कहां बड़ी मीटिंग क्या करेंगे, मेरा बेटा करोड़ों पैकेज ले रहा है, मेरा बेटा अरबों पैकेज ले रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका बेटा 5,000 रुपए कमा रहा है और आपके साथ बैठे खाना खा रहा है ना, करोड़ों लाखों से बहुत कीमती है। मीडिया वाले सबसे ज्यादा सुनते हैं, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि जितना समय आप अपने प्रोफेशन में जो दे रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूं और कोई इतना समय दे रहे होंगे। अब तक, आज तक तो आप सबको निमंत्रण दिए हैं और एक ही प्रोफेशन के हैं सभी, मैं भी आपका ही साथी हूं, ताकि हम आपस में एक दो को अपने अनुभव से तो थोड़ा कुछ समर्थ बना सके। क्योंकि वैसे पत्रकारिता के लिए प्रशंसा यही करते हैं कि भाई क्रांतिकारी है, देश में स्वतंत्रता के लिए जो कार्य किया गया है तो वो हम लोगों के लिए बहुत देश। दरअसल प्रकृति धीरे धीरे बदलती है, हमारा शरीर में रोज कोशिकाएं बदलती रहती है, प्रकृति भी धीरे धीरे वातावरण में, हमारी सब चीज़ों में सब बहुत तेजी से बदलता है। कुछ हम महसूस करते हैं, कुछ महसूस नहीं करते हैं। जो बात आज हम पत्रकारिता की देख रहे हैं, आज़ादी से पहले जो पत्रकारिता के पितृ पुरुष हैं, परागकर जी ने कहा था कि जो 21वीं सदी में जो अखबार होंगे बहुत रंग रूप वाले होंगे, आकर्षक होंगे, सजीले होंगे, लेकिन उनमें वो खबरों वाली आत्मा नहीं होगी। और हम आज भी महसूस करते हैं उस चीज़ को। और इस बात फिरोज जी ने भी छुआ था कि जो अखबार आपके पास 20-25 रुपये में पहुँचता है, उसकी कॉस्ट आपसे सिर्फ 2 रुपये ली जाती है, 3 रुपये ली जाती है, 5 रुपये ली जाती है। तो तकनीक के साथ साथ समाचार पत्रों का जो स्वरूप बदला है, उनकी कॉस्ट बढ़ गई है। तो अखबारों का स्वरूप देखिए तो ट्रस्ट या संस्थाओं द्वारा संचालित पत्रिकाएं बहुत सीमित मात्रा में, और भारत में तेजी से पत्रकारिता का उदय आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद हुआ है। और सब निजी घरानों के उनकी व्यवसायिक संस्थान है। जब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने छुआ है, लेकिन हम लोग जब इसके मूल में जाते हैं तो देखते हैं कि जो वास्तव में जो पत्रकारिता कर रहा है वो तो बहुत निरीह स्थिति में है। दोस्त किसको दें, समाज में जो गिरावट है मुझे वो तो सब बहुत कुछ इस बारे में कहा चुका है, लेकिन एक जो व्यवस्था है उसके कोरोना पीरियड को आप देखेंगे तो हजारों पत्रकारों ने अपनी नौकरियां गंवाई, कई अखबार बंद हो गए हैं, और जो बचे हैं उसमें बहुत तेजी से कटौती हुई है। तो ये पत्रकारिता का एक आदर्श सिपाही भी है। आप गांव देहात कस्बों में रिपोर्टर्स को देखिएगा कि वो कितने कम पैसे में कितने 24 घंटे काम करते हैं। रात में सोचते रहते हैं, संपादक का फोन आ जाता है कि फलां खबर हो गई, फलां हो गई। उनके जीवन के बारे में सोचिए, उन्हें अपना परिवार में चलाना होता है। जो हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं तो उनके सामने जीवन का संकट है, वो कितना बड़ा संकट है। एक हमारे पुराने वरिष्ठ साथी कहा करते थे कि जो है पत्रकार जो है ये ऐसा रोग है कि जो मृत्यु पर्यंत जाता है आदमी, और कुछ ना मिलते हुए वो जूझते हुए काम करता है, और जिसका दोहन व्यवसायिक संस्थान और बड़े घराने करते हैं लगातार। तो आप
देशों में पत्रकार जहाँ पुलिस प्रशासन राजनीति और कई तरह के दबाव में लगातार खबरें आती रहती हैं, इसमें पत्रकारों की हत्या की खबरें भी आती हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ काम कर रहा है। तो जहाँ तक स्थिति जीवन मूल्यों की है, पत्रिका होती है उसमें इसका जिक्र हुआ था। स्वराज अखबार इलाहाबाद का अखबार था, उस अखबार का जो उम्र थी केवल वो 3.5 साल थी और उसके संपादकों को 125 साल की सजा हुई थी। और उसमें एक ऐड छपता था कि जिस भी इस समय एक संपादक है और उसको क्या मिलेगा, एक पानी मिलेगा और एक मोटा अनाज की रोटी मिलेगी, और उसके बावजूद तनख्वाह ये थी उस अखबार की, लोग आते थे, जुटते थे। तो उस समय जज्बा था, देश के समय आज़ादी की लड़ाई का जज्बा था। धीरे धीरे जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद जीवन मूल्यों में बदलाव तो आए, हमारे व्यवस्थागत बदलाव भी आए और उनके चलते ये पूरा एक उद्योग के रूप में विकसित हुआ। टेक्नोलॉजी आई, परंपरागत जो प्रेस था वो नहीं रहा, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी आई तो अपने साथ साथ वो अपने दोस्त भी लेके आई। और मुझे लगता है कि समय के बदलाव के साथ साथ ये जरूरी भी था। कभी जो भोजपत्रों में छपने वाला समाचार पत्र था, आज हाई टेक्नोलॉजी में आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ उसके बावजूद भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहाँ भी हम देखते हैं अभी भी बहुत बेहतर स्थिति में है। कम से कम उसमें एक संपादक नाम की संस्था तो है